हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दिस इज पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट और हैं, प्लीज उन्हें जरूर देखना, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो इट विल हेल्प यू टू कैच अप ऑन दीज क्वेश्चंस। हम 2014 से 24 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, 1 से 2 पार्ट और आएंगे एंड विल बी डन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इससे पहले हम फैमिली लॉ और एडवोकेट्स एक्ट पूरा कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो उन्हें जाके जरूर देखो, वो क्वेश्चंस भी जरूर लगाओ। वंस यू आर डन विद ऑल दीज 3 टॉपिक्स, यू आर डन फॉर 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्वेश्चन है, बट ये बेयर एक्ट से नहीं है, ठीक है, तो इसे याद रखना। द आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शंस थे नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद एंड बी एन राव। आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। प्लीज मेक श्योर गल को आंसर में मोतीलाल नेहरू भी अगर गलती से ऑप्शन दे दिया हो, 2 दिए हो, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की थी। ये अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, एंड दिस वाज द बेसिस ऑफ अ प्रियम्बल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The power to enact a law relating to the citizenship of India is left to dash under the provisions of Article 11 of the Indian Constitution. किसके पास ये पावर है आर्टिकल 11 के अंडर सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने की? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाउस ऑफ पीपल या फिर पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 देखिए, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, तो यहाँ पे लिखा है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास है। Next question. Article 300A of Indian Constitution, that is right to property, has been inserted in the Constitution by कौन से amendment के थ्रू? आर्टिकल 300A पे जाओ, वहां पे देखना फुटनोट में मेंशन्ड होगा कि कौन सा अमेंडमेंट है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, एंड आई एम श्योर ये आगे फिर रिपीट होगा। करेक्ट आंसर इज 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज इंश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप जाओ इन एक्ट को देखो, 21, 21A, 22, 22A। देखो किसमें बात की जा रही है अरेस्ट डिटेंशन से और प्रोटेक्शन की। ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 22। देखो आर्टिकल 22 पे जाओगे तो लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इंडेक्स में देखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 315, यू नो वेयर टू गो ऑन द बेयर एक्ट। तुरंत जाओ, वीडियो पॉज करो, पहले बेयर एक्ट खोलो। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट, देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोला है द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अग्री टू सर्व ऑल और एनी नीड्स ऑफ द स्टेट। तो पहले स्टेटमेंट ने बोला कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जिस्ट करेगा यूनियन का और एक स्टेट का। ठीक है। सेकंड में बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन का है, अगर रिक्वेस्ट करे गवर्नर किसी स्टेट का, तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद उनके भी काम कर सकते हैं। इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू या नन ऑफ देम? करेक्ट आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू। चैप्टर 2 देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 पे जाओ। पहला पॉइंट देखो, ये लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट। पॉइंट नंबर 4 देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन अगर रिक्वेस्ट किया जाए, गवर्नर कोई रिक्वेस्ट करे तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे कर सकता है। तो देखो बेयर एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस हम प्रीवियस पार्ट्स में बहुत लेंथ में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है राइट ऑफ हियरिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल ऑफ एविडेंस। ये तो बिल्कुल नहीं है, जिसने पिछला भी पार्ट देखा होगा उसे पता होगा, ये दोनों तो हर हाल में नहीं है। इन दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज एक बार हो सकते हो, बट आंसर इज ऑप्शन है राइट ऑफ हियरिंग। हुआ क्या था इस केस में, एक लाइन में बता दे रही हूँ, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी का, ये बोल के कि पब्लिक वेलफेयर के चक्कर में किया जा रहा है। उन्होंने इस पे पिटिशन डाली थी कि मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया, ये मेरे राइट्स का वायलेशन है। तो ये राइट ऑफ हियरिंग वहां से आता है कि उनकी सुनी जा रही थी बात, और ये था कि इस तरीके से किसी का पासपोर्ट जब्त करना सही नहीं होगा। बाकी डिटेल में पीछे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर और अ डिफेंस सर्विस और होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, ठीक है, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, किसके प्लेजर पे वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? ये एक टॉपिक कम से कम अब तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। कभी प्लेजर की डॉक्ट्रिन पूछी जाती है, अगर पिछला पार्ट देखा होगा तो उसमें भी पूछी गई थी, और उससे पहले वाले में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो अगर कोई मेंबर है डिफेंस सर्विस का, सिविल पोस्ट होल्ड करता है यूनियन में, तो उसका ऑफिस ही होल्ड एट हुज प्लेजर। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 310 जाके देखना, आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? पहला क्वेश्चन अभी तक मिला जो फंडामेंटल ड्यूटीज पे है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ डिस्कस्ड है? आर्टिकल 51A में। अब उसका बी, जी, जे और के ऑप्शंस दिए हैं, जाओ पढ़ो किसमें है पता चल जाएगा। आंसर इज बी, आर्टिकल 51A जी। ये देखो ऑप्शन जी देखो, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस? रिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लीज याद करके जाना, बार बार कह रही हूँ, सारी रिट्स जो हैं फर्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। कौन सी रिट इशू की जाती है? यूजरपेशन मतलब किसी चीज को हड़प लेना, टेक ओवर कर लेना ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। ऑप्शन है मैंडमस, सर्टियोरारी, क्यो वारंटो या फिर प्रोहिबिशन। करेक्ट आंसर इज क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय वर्थ अथॉरिटी। बेसिकली अगर तुम पब्लिक ऑफिस में कहीं इलीगली जाके बैठ गए हो तो तुमसे कोई पूछ सकता है ना तुम किस हक से यहाँ बैठ रहे हो, तो बाय वॉट अथॉरिटी है वहां इशू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है 51st अमेंडमेंट, 52nd, 53rd या फिर 54th। एंटी डिफेक्शन लॉ पे जाओ, एज आई टोल्ड यू फुटनोट्स पे जाओ, नीचे जाके अमेंडमेंट दिए होते हैं। आंसर इज बी, 52nd अमेंडमेंट 1985। नाउ देखो हमें कैसे पता चला, 10 शेड्यूल में डिफेक्शन लॉ की बात की गई है, ठीक है। तो हम 10 शेड्यूल पे गए, सबसे ऊपर फुटनोट दिया है 1, जब इसको जाके देखोगे तो लिखा है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 एंड देयरफॉर इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे वो एक लॉ माना जाएगा, कानून माना जाएगा, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के तहत, ठीक है। एंड देयरफॉर अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑप्शंस हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा सवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये दो केसेस हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर इज डी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, 1967 का केस है। तो देखो हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोला गया कि लॉ माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। टेम्पररली इस केस के जजमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को इम्यूटेबल कर दिया था कि आप अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते उनमें। इसके तुरंत बाद गवर्नमेंट लाई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, जिसमें पार्लियामेंट ने खुद को पावर दे दी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद बवाल हुआ था, जिसके बाद द लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंद भारती केस आया 1973 में, जिसने ओवर रूल किया गोलकनाथ वाले जजमेंट को पार्शियली, ये कहते हुए कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को, गुड इनफ, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे अमेंड नहीं कर सकते। बाय द वे अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, इस पे प्रीवियस क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? बेयर एक्ट चेक करोगे आंसर मिल जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 16, तुरंत बेयर एक्ट खोलो, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ डैश or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state? सीधी सी बात है, आर्टिकल 16 इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया है, बीच की चीजें यहाँ पे पूछी है कि किन चीजों के बेसिस पे 16 में किन चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऑप्शन ए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। ऑप्शन बी, रिलीजन, एज, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। ऑप्शन सी, रिलीजन, रेस, का एज, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। या फिर ऑप्शन डी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, एज। आपको लगेगा सारे ऑप्शन सेम से लग रहे हैं, ध्यान दो यहाँ एज लिखा है सब में, और एज क्राइटेरिया नहीं होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 16 देखोगे, ये देखो मेंशन्ड है यहाँ पे क्लियरली, एज नहीं होता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, ये रिपीट क्वेश्चन है बाय द वे, who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law। अगर एक substantial question of law है तो और लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ जजेस बैठने चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143? ये क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर इज डी, 5। ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, सेम रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग क्या चीज लॉ नहीं होती है?
ऑप्शंस हैं ए रूल, बी बायलॉज, सी कस्टम या यूजेज या फिर डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज डी नन ऑफ दीज। आर्टिकल 13 जाके देखोगे, पॉइंट नंबर 3 देखो, लॉ में क्या क्या आता है, ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डर आता है, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज, और जिसमें से तीनों ऑप्शन हमारे कवर हो रहे हैं, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 है, अब भी बताओ ये किस बारे में, तुरंत बताओ। प्रॉपर्टी के बारे में 10 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल टू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो डैश shall be deprived of his property save by authority of law. Options are person, citizen, foreigner या Indian. करेक्ट आंसर इज ए पर्सन। सीधे जाओ बैराक खोलो, यहाँ देखो नो पर्सन लिखा दिख गया, बहुत सिंपल है। अगला, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन, इसमें ऑप्शंस हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, आर्टिकल 390 या आर्टिकल 393। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो आर्टिकल 1 मार्क के आगे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, मार्क करके। क्यों? क्योंकि इंडिया दैट इज यूनियन ऐसे करके वहां लिखा होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वो फ्लो में हमें लगता है हाँ हाँ आर्टिकल 1 आगे बढ़ गए। गलत है, ये गलती मत करना, जानबूझ के ऑप्शन ये लोग ऊपर देते हैं कि फ्लो में आप मार्क करो और चले जाओ। टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, कभी भी हवाबाजी में आंसर मत मार्क करो। बहुत सिंपल है, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और 100% सही होगा। 1 मिनट के अंदर जल्दी से इन चारों सेक्शंस को जाके खोल के देख लो। 1 चलो तुम्हें पता ही है फिर भी देख लो, मालूम है तो भी एक नजर मार लो। When you will go, you will find the answer is D, Article 393। आर्टिकल 393 देखो, शॉर्ट टाइटल, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमसे टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 393। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्केड्यूल्स में जाओ देखो किसमें लिस्ट दी हुई है। ऑप्शन है स्केड्यूल 7, 10, 11 या फिर 12। आंसर इज स्केड्यूल 7। देखो 7 स्केड्यूल लिस्ट यहाँ पे है और आगे भी यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट सारी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट, किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आंसर इज पार्ट 3। प्लीज पार्ट चैप्टर्स इन सब में स्केड्यूल्स में कंफ्यूज मत होना। देखो पार्ट हमेशा इस तरीके से मेंशन्ड होते हैं, यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए दिखा देती हूँ, स्केड्यूल ऐसे लिखे होते हैं। और ये भी देखो पार्ट 12 लिखा है यहाँ पे, ऑप्शंस में दिखा रही हूँ, ये चैप्टर 4 है, देखो राइट टू प्रॉपर्टी। चैप्टर अलग है, पार्ट अलग है और स्केड्यूल्स अलग हैं, इनको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्ट कहां से किया गया था, बहुत बार आ चुका है ये। ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट। मैं रिपीट क्वेश्चन जानबूझ के नहीं हटाती हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अभी तक जिसने भी सारे पार्ट सॉल्व किए होंगे उसे पता होगा, रिट्स पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉपर्टी पे बार बार आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ रहा है, कुछ फेमस केसेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स कुछ कुछ फेमस हो रहे हैं, जीएसटी पे क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। और जब हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, हम 2014 से 24 की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे एंड वाले पार्ट आएंगे आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट फ्यू ईयर्स में पूछे गए हैं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। वी आर डन विद आवर पार्ट 6। इसके बाद मैक्सिमम एक, आई ट्राई एक, अदरवाइज मैक्सिमम 2 आएंगे। ये एंड के 2 पार्ट्स 7 और 8 अगर आता है मत मिस करना। हम 2014 से 24 की तरफ जा रहे हैं, तो 7 और 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे 24, 23 और 22 के कवर करेंगे। दैट विल गिव यू द आइडिया कि लेटेस्ट पैटर्न कैसा चल रहा है, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस अभी भी रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना है। ओके, इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लीव योर कमेंट्स। थैंक यू।